तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 187 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है आपका। सितंबर 2025 में CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये आपका रिसेंट में ही नियुक्त किया गया है और इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो आ जाओ कि CISF का फुल फॉर्म, इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म CRPF का फुल फॉर्म पूछा हुआ था और देख लो कितना इजी सवाल पूछा हुआ था। CISF इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और इस देखो यहाँ पे पहले तो ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा हुआ था और डिटेल में जाता है तो पूछ सकता था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके प्रमुख कौन है। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1969 में। कब हुआ था, 1969 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। और CISF जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। उसके बाद इनकी नियुक्ति जो होती है, जो भी व्यक्ति CISF में है उनकी नियुक्ति कहाँ होती है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे इनके नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और वो कौन हो जाएंगे, तो चलिएगा देखते हैं हम लोग ऑप्शन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवीण रंजन को कहाँ का प्रमुख नियुक्त किया गया है, CISF का, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। यहाँ पे कुछ कुछ और ऑप्शन है, जैसे हम लोग देखते हैं दलजीत सिंह चौधरी को किसका प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो BSF का। किसका, BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर हम लोग देखें ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इनको कहाँ का प्रमुख नियुक्त किया गया है, CRPF का, ठीक है, CRPF का। उसके बाद देखो पीयूष आनंद, इनको किस चीज का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका NDRF। कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का डिजास्टर आता है, प्राकृतिक आपदा आता है, तो वहां पे यही लोग जाते हैं, NDRF के लोग जाते हैं। बात करें सोनाली मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनाली मिश्रा जो है इनको RPF का प्रमुख बनाया गया, RPF का। और RPF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो सोनाली मिश्रा। क्योंकि पहली महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सवाल ये बनेगा कि RPF में पहली महिला प्रमुख बनने वाली कौन है, तो वो हो जाएगी आपकी सोनाली मिश्रा। रहा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन विकास लेखाड़ा, ये किस चीज के प्रमुख हैं, तो ये है असम राइफल्स के। किस चीज के, असम राइफल्स के। चलो एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे सवाल हमसे पूछा था CISF, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली। और इसके प्रमुख कौन बनाए हैं, तो प्रवीण रंजन को बनाया गया। दलजीत सिंह चौधरी को कहाँ का प्रमुख बनाया गया है, BSF के। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के। पीयूष आनंद जो है ये NDRF के प्रमुख है। सोनाली मिश्रा RPF की प्रमुख है। और विकास लेखाड़ा जो है ये असम राइफल्स के प्रमुख है। अगर असम राइफल्स के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देखें तो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो असम राइफल्स हो जाएगा। असम राइफल्स को हम लोग कछाड़ लेवी के नाम से भी जानते हैं, कछाड़ लेवी के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर हम लोग भारत का प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा देखें, ठीक है, अगर हम लोग प्रायद्वीप भारत का हिस्सा देखें और इसी प्रायद्वीप भारत को हम लोग दक्षिण भारत भी कहते हैं, तो देखो लगभग आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन सा सागर है, तो यहाँ पे है आपका अरब सागर। यहाँ पे कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। और यहाँ पे कौन सा सागर है, तो यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। अब जो भी नदियां आ रही है वो या तो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। जैसे इधर से सिंधु नदी आती है तो वहां कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। जैसे यहाँ पे नर्मदा नदी आती है, अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी आती है, अरब सागर में गिरती है। और वैसे ही कई सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे भारत की प्रमुख नदी में देखें तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी। तो ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी नदियां जो है वो किधर की ओर गिरती है, वो गिरती है बंगाल की खाड़ी की ओर। यहाँ पे आपसे यही सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखो सिंधु के बारे में अभी हम आपको बताएं कि सिंधु जो है वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में। तो ये कहाँ गिर रही है, अरब सागर में। उसके बाद नर्मदा नदी पे आते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएं कि नर्मदा और ताप्ती दोनों कहाँ गिर रही है, अरब सागर में। तो ये भी अरब सागर हो जाएगा और ये भी आपका अरब सागर हो जाएगा। तो बचा कौन है यहाँ पे, बचा आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। आप और भी याद रखिएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब यहाँ पे बात आया है कावेरी का। तो
चलिएगा थोड़ा सा देखते हैं कावेरी नदी के बारे में। जैसे कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है, कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है उसको क्या कहेंगे, तो देख लीजिएगा एक पर्वत है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत, कावेरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत। ये पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये पर्वत स्थित है कहाँ, कर्नाटक। अभी 2-4 दिन पहले बीएसएससी एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो लगभग कावेरी नदी की जो लंबाई है ये आपका 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। उसके बाद अब ये तो हो गया कावेरी नदी के बारे में, किधर की ओर बहती है, तो ये आपके दक्षिण भारत में बहती है। यहाँ पे एक और नाम है नर्मदा। देखो यहाँ पे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों नदी जो है ये क्या बनाती है, ज्वार नद मुख बनाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्चुअरी। तो यहाँ पे अगर नर्मदा नदी के बारे में देखें तो ये देखिएगा ये कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से ये नदी निकलती है। किधर की ओर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। कितना, अरब सागर। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो 1312 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1312 किलोमीटर। अब नेक्स्ट में आ रहा है आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये देखिएगा कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती नदी जो है, ताप्ती, ये निकलती है मध्य प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा। तो ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है, कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 724 किलोमीटर। हाँ, चलो एक नदी के बारे में और देखते हैं जिसके बारे में कल भी देखे थे, सिंधु नदी। पहले तो बताओ कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, तो तिब्बत में एक झील है, तिब्बत के मानसरोवर झील से ये नदी निकलती है। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। भारत में कितना बहती है, तो 114 किलोमीटर। और किधर की ओर ये गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ये सारे फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन 3 कह रहा है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं। एलोरा, पहले तो बताओ कि एलोरा है कहाँ, तो एलोरा है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। एलोरा में जो गुफाएं हैं, ठीक है, गुफाएं जो पत्थर चट्टान के निर्मित हैं, तो एलोरा में जो गुफाएं हैं ये, और शैलकृत मंदिर, शैल माने चट्टान, तो चट्टान पे जो डिजाइन बना हुआ मंदिर है वो किस धर्म के हैं, तो एलोरा में जो है वो आपका 3 धर्म से रिलेटेड है। कौन कौन धर्म से, हिंदू से, बौद्ध से और जैन से। किस किस धर्म से, तो हिंदू धर्म से भी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से भी दे दो हो जाएगा, और जैन धर्म से। देखो इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि एलोरा में जो गुफा मंदिर है वो निम्नलिखित में से किस धर्म से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे चूंकि 3 आंसर हो रहा है ना, तो चौथा कुछ और दे देगा, इस्लाम धर्म दे देगा, ईसाई दे देगा, कुछ भी मिलता जुलता नाम दे देगा कि कौन सा धर्म जो है वो एलोरा गुफा से संबंधित नहीं है। आंसर हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एलोरा का जो गुफा मंदिर है, एलोरा का जो गुफा मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाया, तो इसका निर्माण जो है ये राष्ट्रकूट वंश के शासक जिनका नाम क्या था, कृष्ण प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था इस एलोरा गुफा का और उसके मंदिरों का। इसमें टोटल कितने गुफाएं हैं, तो 34 गुफा है, 34 गुफा। कितना गुफा है, 34 गुफा। और प्रत्येक गुफा जो है वो अलग अलग धर्म से संबंधित है। जैसे देखो पहला गुफा जो है 1 से लेकर के 12 तक का गुफा मंदिर जो है ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। उसके बाद 13 नंबर से लेकर के 29 नंबर तक का जो गुफा है ये किस धर्म से संबंधित है, ये आपका हिंदू धर्म से संबंधित है। और 30 नंबर से लेकर के 34 नंबर तक जो गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका जैन धर्म से। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा कि 34 गुफा है जिसमें 1 से 12 गुफा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 जो है ये आपका हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद याद रखिएगा कि हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है इसमें 3 गुफा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा आपका अजंता की गुफाएं, नाम सुने होंगे आप इसका कभी ना कभी, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की
गुफाएं, और तीसरा देखिएगा एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। ये तीनों गुफाएं मंदिर जो हैं ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, जिसमें से अजंता की गुफा मंदिर और इलोरा की गुफा मंदिर, इन दोनों को 1983 में क्या किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। और जबकि एलिफेंटा की गुफा को कब शामिल किया गया, 1987 में यूनेस्को के द्वारा एलिफेंटा की गुफा को किस चीज में शामिल किया गया, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची स्थल में शामिल किया गया। यहाँ पर से याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र का बात निकला तो थोड़ा सा चर्चा महाराष्ट्र का करते हैं। महाराष्ट्र, अब देखो यहाँ पे महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो महाराष्ट्र राज्य का जो गठन है 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र का जो कैपिटल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मुंबई। और मुंबई के बारे में आप 2-4 फैक्ट्स याद रखोगे। सबसे पहले तो मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं। उसके बाद देखो मुंबई शहर जो है ये सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पे। नेक्स्ट फैक्ट में देखते हैं, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहते हैं, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं। जैसे और भी याद रखना, देखो कुछ बच्चों को क्या देखते हैं कि कंफ्यूजन कहाँ होता है, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों कहाँ है, इंडिया गेट हो जाएगा दिल्ली में, जबकि आपसे पूछेगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये हो जाएगा कहाँ, मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में। इस चीज को याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है। देखो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, क्या लग रहा है आपको क्या होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद, इन चारों में से कौन ऐसा पार्ट है जो संसद का भाग नहीं है। तो सबसे पहले तो आ जाओ संसद, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 79 में, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत का जो विधायिका होगा वो कौन होगा, तो वो संसद होगा। अब ये संसद जो है, देखो यहाँ पे 2 तरीका सवाल बनेगा कि एक तो बनेगा कि संसद के कितने भाग हैं, ठीक है, और एक बनेगा संसद के कितने सदन है। दोनों 2 सवाल है और दोनों के 2 आंसर आएंगे। जैसे देखो आपसे पूछेगा कि संसद के कितने भाग हैं, तो भाग में हो जाएगा कितना, 3। भाग में कौन कौन सा हो जाएगा, 3। कौन कौन सा हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले तो राष्ट्रपति जो है ये संसद का एक अभिन्न अंग होता है। उसके बाद देखिएगा राज्यसभा, और तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका लोकसभा। ये तीनों जो हो जाएंगे ये संसद के अभिन्न अंग हो जाएंगे। इनमें से अगर एक भी घटेगा तो संसद कंप्लीट नहीं हो पाएगा। राष्ट्रपति का चर्चा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 में। राज्यसभा का चर्चा किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा का चर्चा कहाँ है, 81 में। जबकि संसद का चर्चा कहाँ है, 79 में। एक वर्ड आता है दैट इज सरल, आप सरल याद रखिएगा तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। स से संसद, रज से राज्यसभा, ल से लोकसभा। यहाँ पे लिखेगा 79, यहाँ पे लिखेगा 80 और यहाँ पे लिखेगा 81। तो तीनों आपका एक सेट में चलते जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो भाग पूछा ना, हम आपको क्या बोले कि इसका 2 आंसर आएगा। अगर आपसे पूछेगा कि संसद के कितने सदन हैं, सदन बोले तो रूम, हाँ रूम। अब बताओ कि राष्ट्रपति तो एक आदमी है ना, ये रूम थोड़ी होगा। अब सदन में कौन कौन सा हो जाएगा, तो सदन में हो जाएगा आपका राज्यसभा, और दूसरा सदन कौन सा हो जाएगा, दूसरा सदन हो जाएगा आपका, बताओ, लोकसभा। ठीक है, अब ये 2 आंसर हो गए। यहाँ पे तुम लोग को ये पता चल गया। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है ये किसी भी संसद का अंग नहीं है। अब देखो मंत्रिपरिषद क्या होता है, तो मंत्रिपरिषद से संबंधित 2 आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, तो देखिएगा मंत्रिपरिषद से संबंधित 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, तो देखिएगा, ये क्या हो गया, अच्छा नेक्स्ट पेज लेना था ना, चलो। हाँ देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है मंत्रिपरिषद के बारे में, तो 2 आर्टिकल आप याद रखिएगा, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75। हाँ, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75। अब देखो कि यहाँ पे 74 एंड 75 कह क्या रहा है, तो पहले तो आर्टिकल 52 में आते हैं, इसको भी याद रखना। आर्टिकल 52 ये कहता है ना कि भारत में जो संघ का कार्यपालिका प्रमुख है,
भारत में जो कार्यपालिका प्रमुख है वो कौन होगा? राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के सारे कार्य किए जाएंगे। लेकिन आप बताओ कि क्या पॉसिबल है कि राष्ट्रपति अकेले भारत के लिए सारा कार्य करेगा? नहीं। तो 52 में तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत के लिए सारे कार्य किए जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 74 में कहा गया है, आर्टिकल 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह मशवरा सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। आप इस लाइन को सुनकर के लिखिएगा। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। एक बार फिर से बोलते हैं इस लाइन को। आर्टिकल 74 में मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 74 में। हाँ, उसके बाद देखो आर्टिकल 75 क्या कह रहा? आर्टिकल 75 ये कह रहा कि मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो तो प्रधानमंत्री है। इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल 75 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। तो ये आपका 74 और 75 में, मतलब कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? आर्टिकल 74 में और आर्टिकल 75 में। मंत्री परिषद का चर्चा कहाँ किया गया? आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 75 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा, अरे देखो यहाँ पे नहीं डाला ना, चलो यहाँ पे अपना बिहार का मैप आना था, कोई नहीं। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? पहले तो बताओ कि तट रेखा कहते किसको है? तट रेखा किसको कहते हैं? तो देखो जब आप भारत का साउथ वाला पार्ट देखते हो ना, भारत का साउथ वाला पार्ट जिसको हम लोग प्रायद्वीप भारत कहते हैं, तो जब भारत का साउथ वाला पार्ट देखते हो तो अभी हम लोग एक फिगर बनाए थे, हम दोबारा नहीं बना रहे, आपको बस बता रहे। यहाँ पे हो गया अरब सागर, यहाँ पे हो गया हिंद महासागर, यहाँ पे हो गया बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पे जो भी राज्य है और उस राज्य का बॉर्डर अगर किसी भी समुद्री एरिया से लग रहा है तो उसको कहते हैं तट रेखा, उसको कहते हैं तट रेखा। अब इसके लिए आपको पूरी तरीके से इंडिया का मैप विजुअलाइज होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको बना पाओगे कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिसका बॉर्डर जो है किसी भी साइड का, जिसका बॉर्डर जो है ये आपका तट से लगेगा, ये समुद्री एरिया से लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग चलो बाई ऑप्शन देखते हैं। जैसे अगर देखें बिहार, तो हमारा बिहार जो है ना ये यहाँ पर कहीं पर ऐसे स्थित है ना। बिहार के चारों ओर जो है कोई समुद्री एरिया नहीं है। यहाँ पे हम लोग बिहार में क्या देखें? बिहार के उत्तर में क्या दिखेगा आपको? नेपाल दिखेगा। बिहार के दक्षिण में झारखंड दिखेगा। बिहार के पश्चिम में क्या दिखेगा? यूपी दिखेगा। और बिहार के पूर्व में क्या दिखेगा? वेस्ट बंगाल दिखेगा। तो इसका कोई भी तटीय सीमा नहीं है। जबकि बाकी का जो आप ऑप्शन देख रहे हो गुजरात और पश्चिम बंगाल, इन लोग का तटीय सीमा है। तो पहले तो ये बताओ कि तटीय राज्य किसको कहते हैं? वह राज्य जिसका बॉर्डर जो है ये समुद्री एरिया से लगता है उसको तटीय सीमा वाला कह देंगे। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 28 राज्य में से कितने राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाता है? तो ऐसे 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9। कौन कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ठीक है, देखना कौन कौन सा? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। उसके बाद देखना केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 उड़ीसा। और हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। इसमें से सबसे लंबा तटीय सीमा किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा गुजरात का। सबसे छोटा तटीय सीमा किसका हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गोवा का। और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बिहार का कोई भी तटीय सीमा नहीं है। चलो बात करें बिहार के बारे में थोड़ा सा। देखिएगा हमारे बिहार का जो गठन है ये कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। और इसी वजह से 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अच्छा लेवल का सवाल ये बनेगा कि आप ये बताओ कि हम लोग बिहार दिवस कब से मना रहे हैं? क्या 1912 से मना रहे हैं? जी नहीं। कब से मना रहे हैं? 2010 से मना रहे हैं। ठीक है, बिहार की राजधानी जो हो जाएगी पटना को पहले किसके रूप में स्थापित किया गया था? पाटलिपुत्र के रूप में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। लेकिन इसी पाटलिपुत्र का नाम पटना कब हुआ? 1541 ईस्वी के लगभग में। किसके द्वारा किया गया? तो शेर शाह सूरी के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में जो
देखिएगा बिहार में जो विधानसभा सीट है वो कितना है 243। बिहार में विधान परिषद सीट कितना है 75। लोकसभा सीट कितना है 40। राज्यसभा सीट कितना है तो ये हो जाएगा आपका 16। और एग्जाम में सवाल बनता है, एग्जाम में सवाल पता है कैसे बना था कि बिहार से भारत के संसद में कितने लोग जाते हैं, तो देखो लोकसभा में से जाते हैं 40, राज्यसभा से जाते हैं 16, टोटल मिला के कितने हो गए बताओ, तो ये हो गए 56। तो यहाँ पे 56 आंसर हो जाता। अभी के टाइम में आपसे पूछे कि बिहार के सीएम कौन है, तो ये है नीतीश कुमार, है ना, नीतीश कुमार। और ये 9 बार सीएम पद का शपथ लिए हैं। अभी के टाइम में बिहार के गवर्नर कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे बताओ, केरल वाले बिहार में आ गए, बिहार वाले केरल में चले गए। और कौन थे केरल में, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद देखो अगर आपको याद होगा अभी रिसेंट में बीपीएससी में पूछा हुआ था, बीपीएससी में पूछा हुआ था कि बौद्ध संगीति टोटल 4 हुआ था, उसमें से 3 बौद्ध संगीति जो है ये हमारे बिहार में हुआ था, ठीक है। और चौथा वाला जो था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था कश्मीर में। वो कहाँ हुआ था, कश्मीर में। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था बिहार में, तो ये हुआ था आपका राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में। और तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। अगर हम लोग देखें तो प्राचीन भारत में हम लोग टोटल 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कितने महाजनपद, 16। इन 16 में से 3 महाजनपद जो है ये हमारे बिहार में था। कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा आपका मगध महाजनपद, एक हो जाएगा अंग महाजनपद, और एक हो जाएगा आपका वज्जी महाजनपद। ये सारी बात याद रखिएगा। एक सवाल आपके लिए, आप ये बताइएगा कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है ये कब की गई थी, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत लंबा सेशन चला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास मतलब ब्रीदिंग को नियंत्रित करने का केंद्र स्थित होता है। पूछ रहा है कि हमारे ब्रेन के किस पार्ट को, कौन सा पार्ट ऐसा है जो ब्रीदिंग कहने का मतलब देखो सांस रोकना और लेना आपके कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम कर रहे हो आप सांस लेना भूल गए, 5 मिनट बाद आपको याद आएगा हम तो सांस लिए नहीं। वो सांस आपको याद करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो चलते रहता है। मतलब ये अनैच्छिक क्रिया, ये आपके हाथ में नहीं है। तो यही पूछ रहा है आपसे कि आपके शरीर में जो अनैच्छिक क्रिया है उसको नियंत्रित कौन कर रहा है। तो देखो सबसे पहले तो आते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन होता कहाँ पर है, इसका लोकेशन कहाँ है, ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन जो है ना इस हड्डी के नीचे होता है, और इस हड्डी को कहा जाता है क्रेनियम, ठीक है। कौन सी हड्डी के नीचे होता है, क्रेनियम। इस क्रेनियम हड्डी जो है ये हमारे ब्रेन को क्या करता है, तो प्रोटेक्शन देता है। एक ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट कितना होता है, 1400 ग्राम एवरेज, ठीक है। अब ये होता है कि लड़कों में ब्रेन जो है बुद्धि ज्यादा नहीं होता है ना, ब्रेन का जो हड्डी उड्डी मजबूत ज्यादा होता है, तो उससे उसका वजन बढ़ जाता है। तो ये नहीं है कि लड़कियों में कम बुद्धि हो रहा है लड़कों में ज्यादा हो रहा है। 1400 ग्राम जो है ये एक एवरेज वेट होता है। अब देखो यहाँ पे, अब हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन 3 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। हमारा ब्रेन जो है ये आपका 3 पार्ट में बटा होता है। देखो कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा आपका फोर ब्रेन, एक होगा आपका फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका मिड ब्रेन, और तीसरा हो जाएगा आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। इसका हिंदी पे लिख लो, एग्जाम में कभी कभी हिंदी ही पूछ लेता है। जैसे फोर ब्रेन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, और ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो इसको भी लिख लीजिएगा लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट। उसके बाद मिड ब्रेन, इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और ये सबसे छोटा पार्ट होता है। सबसे छोटा पार्ट कौन सा हो जाता है ब्रेन का, तो मिड ब्रेन। और हिंड ब्रेन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। ये चीज हुआ। अब देखो ये तो सबसे बड़ा पार्ट हो गया, ये सबसे छोटा पार्ट हो गया, ये नॉर्मल सा हो गया। अब इसके भी आगे जो है वो जाकर के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे, तो फोर ब्रेन का जो 3 पार्ट बढ़ता है आगे जाकर के, कौन कौन सा, तो एक होता है आपका थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और तीसरा होता है सेरेब्रम, ठीक है। तीसरा क्या हो जाता है, तो सेरेब्रम हो जाता है। ये आपका इसका पार्ट हो गया। उसके बाद फिर आ जाओ, उसके बाद होता है हिंड ब्रेन, क्योंकि ये सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है इसलिए इसका कोई ज्यादा पार्ट नहीं होता। वैसे बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो इसका भी पार्ट 2 पार्ट हो जाते हैं इसके, ठीक है। कॉर्पोरा कार्डिजेनियम करके होता है, फिर सेरेबल करके होता है, तो लेकिन ये ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। उसके बाद आते हैं हिंड ब्रेन में। अब देखो हिंड ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो हिंड ब्रेन में एक पार्ट होगा मेडुला ऑब्लंगोटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगोटा भी इसको पढ़ते हैं। अब देखो ये इसका एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट एक होता है आपका सेरेबेलम, कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है सेरेब्रम, एक होता है आपका सेरेबेलम, और एक होता है पॉन्स वेरोलाई,
क्या होता है? पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। अब ये मेजर पार्ट हो गया, पहले तो ये एक पार्ट हुआ और इसका सब पार्ट कौन कौन सा हो गया? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम एंड पॉन्स वेरोलाई। अब यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये क्या करता है? तो ये हमारे बॉडी का अनैच्छिक क्रिया जो है उसको रेगुलेट करता है। जैसे आपसे सवाल क्या पूछा हुआ था कि आपके शरीर में ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, कि सांस लेना है सांस छोड़ना है, ये कौन कर रहा है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। चलो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? सवाल ये बन रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है? तो देखिएगा अब इसमें तो कोई ज्यादा बुद्धि लगा नहीं सकते, इसको आप याद करो, इसको आप रिकॉल करो, तो ये हो जाएगा आपका 21 सितंबर। ठीक है, कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 21 सितंबर। जैसे बात करें शिक्षक दिवस के बारे में, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है 5 सितंबर। जबकि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद हिंदी दिवस, हिंदी दिवस भी दो होता है, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। चलो हम ये आपको बता रहे हैं, आप बताना विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, एक अब बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी माह में मनाया जाता है। ठीक है, अब बताना कब मनाया जाता है। अभियंता दिवस, इंजीनियर डे, ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। और किसके जयंती पे मनाया जाता है? इस बार बिहार पुलिस में पूछा हुआ था। तो एम विश्वेश्वरैया जी के जयंती पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अभियंता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। इस बार ये भी बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। विश्व पर्यटन दिवस, और टूरिज्म जो है ये किसी भी देश को गति देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, 27 सितंबर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति, यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है टोडा, एक जनजाति का प्रकार है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। तो देखो एक पहाड़ है दैट इज नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी के पास ही कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो टोडा जनजाति पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अगर हम लोग देखें, तमिलनाडु की राजधानी कौन सी हो जाएगी? चेन्नई। चेन्नई को पहले किस नाम से जाना जाता था? मद्रास के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु का एक भाषा बहुत प्रसिद्ध है, तमिल भाषा, और इस तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा दिया गया है, शास्त्रीय भाषा का। और कब दिया गया? तो 2004 में। ठीक है, उसके बाद शास्त्रीय नृत्य अगर हम लोग देखें कि शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। अभी तमिलनाडु के सीएम कौन हो जाएंगे? तो तमिलनाडु के सीएम कौन होंगे बताओ? MK स्टालिन। अभी रिसेंट में ये बिहार आए हुए थे। तमिलनाडु के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे RN रवि। ठीक है, लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो था वो कौन सा था? अनाईमुडी, 2695, और केरला। जबकि आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका डोडा बेटा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। कहाँ है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य, मतलब आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे भारत खत्म है ना, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। प्रॉपर एरिया पूछेगा, देन क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। एक चीज और, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? क्या था सवाल? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर। मैनचेस्टर बेसिकली क्या है ना, वेस्टर्न कंट्री का एक शहर है जो कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो उसी की तुलना भारत के राज्य, भारत के शहर से कर दिया जाता है। कोयम्बटूर जो है ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, चलो बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। अब बताओ कि देहरादून जो है ये कहाँ का शहर है? तो ये है उत्तराखंड का। देहरादून जो है ये उत्तराखंड का एक शहर है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे उत्तराखंड का इतिहास देखते हैं। जैसे उत्तराखंड का निर्माण किस राज्य से अलग होकर के हुआ? यूपी से। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। और अगर
भारत का संसद किसी राज्य को किसी राज्य से अलग कर रहा है, कौन सा अनुच्छेद का यूज कर रहा है, तो वहां पे यूज होता है अनुच्छेद 3। कौन सा अनुच्छेद यूज होता है, अनुच्छेद 3। तो यूपी से अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग किया। लेकिन एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, 2000 ईस्वी में इसको उत्तरांचल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उत्तरांचल। फिर इस उत्तरांचल को क्या बदला गया, उत्तराखंड के नाम से बदला गया, उत्तराखंड। ये कब बदला गया, तो ये बदला गया आपका कब, 2007 में। और यहाँ पे भी कौन सा आर्टिकल यूज हुआ, तो यहाँ पे भी आर्टिकल 3 यूज हुआ। तो अगर आप अपने राज्य में बदलाव कर सकते हो, उसका क्षेत्र बढ़ाते हो, घटाते हो, नाम चेंज करते हो, वहां पे कौन सा आर्टिकल यूज होता है, आर्टिकल 3। अब देखो यहाँ पे उत्तराखंड की राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो पहले हम लोग सिर्फ याद कर लेते थे कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अब हम लोग कंपटीशन में, तो कंपटीशन में आपको दो राजधानी इसका याद रखना पड़ेगा, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल। समर कैपिटल कौन सा हो जाएगा, गैरसेन, गैरसेन। और विंटर कैपिटल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देहरादून, ठीक है। विंटर कैपिटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देहरादून। उसके बाद हम लोग यहाँ पर और भी देखें तो देखिएगा, उत्तराखंड में ही एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। और किस चीज से संबंधित था, तो ये आपका पर्यावरण से संबंधित था। कब हुआ था, 1973 में। तो देखो 1973 में उत्तराखंड था, बट वो राज्य के कैटेगरी में नहीं आता था, वो आपका यूपी का ही एक क्षेत्र था उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी प्रॉपर कौन सा जिला, चमोली जिला में चिपको आंदोलन का आयोजन किया गया था, ठीक ना। अगर आप लोग ये देखें कि उत्तराखंड में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, 7817 मीटर। ये सारे फैक्ट्स याद रखना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है, पंजाब का शेर के रूप में या फिर पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है। दोनों नाम लिख लीजिएगा, पंजाब का शेर वहां पे लिखा हुआ है, पंजाब केसरी भी कहते हैं इनको, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड और आएगा, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब। शेर ए पंजाब किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, रंजीत सिंह को, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह जो आपके सिख साम्राज्य के संस्थापक रहे थे, शासक रहे थे। अब यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से वर्ड और भी आ सकता है, जैसे बिहार केसरी, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह जी को, श्री कृष्ण सिंह। और ये बिहार के पहले सीएम रहे थे। जैसे देखो आंध्र केसरी, आंध्र केसरी किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है टी प्रकाशम को, टी प्रकाशम। और चलो एक सवाल फिर से आपसे, बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, बंगाल केसरी। वैसे इसका दो आंसर हो सकता है, एक आपसे पूछेगा कि किस गवर्नर जनरल को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है, और एक नॉर्मल पूछ लेगा कि किस पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति को बंगाल केसरी कहा जाता है। तो अगर नॉर्मल व्यक्ति देखें पर्यावरण से रिलेटेड, तो हो जाएगा आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी। और गवर्नर वाला आप बताइएगा कि किस अंग्रेज गवर्नर को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फैक्ट्स के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।